हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखा। इस लेक्चर में भी हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन बस इस लेक्चर में पिछले लेक्चर से नया क्या है कि लास्ट लेक्चर में हमने जो कैपिटल एडजस्ट की थी वो कैश के थ्रू की थी, लेकिन आज के लेक्चर में हम जो कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं बेटा वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। यानी कि जैसे लास्ट लेक्चर में ऐसा हुआ था कि अगर कैपिटल कम थी तो पार्टनर लेके आया था और ज्यादा थी तो वो कैपिटल उसने विड्रॉ कर दी थी, लेकिन आज के लेक्चर में क्या होगा, वही जो डिफरेंस है उसको हम करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 43। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेटा GENF और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 7:1। हमारे सामने बेटा एक बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की। लाइबिलिटीज में देखते हैं, लाइबिलिटीज में दिया हुआ है कैपिटल GE और F का, फिर क्रेडिटर्स दिया हुआ है, फिर जनरल रिजर्व है, फिर लोन फ्रॉम EF पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ है। एसेट साइड में क्या है, डेटा स्टॉक मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग है। ई रिटायर हो रहा है और कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स ही हैं। आइए बेटा एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम कैपिटल अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ जाएगा हमारे पास 1,40,000, 40,000 एंड 20,000। ठीक है, उसके बाद बेटा जी लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 40,000। इस जनरल रिजर्व को हम G, E और F तीनों में डिवाइड कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 28,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। और बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम डिवाइड करें। नीचे आते हैं, ई रिटायर हो रहा है और ई के रिटायरमेंट पे हमको कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट ₹1,88,000। अब एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है बेटा वो है 1,20,000 और आज लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 1,88,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। हम रिवैल्यूएशन के CR में आएंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, यहां लिखेंगे बेटा जी 68,000 और बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपडेट कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,88,000। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा जी मशीनरी की वैल्यू हो गई है 76। बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू लिखी हुई है 80,000 और अब हो गई है मशीनरी की वैल्यू 76। 4,000 का हमको लॉस हो गया है जिसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के DR साइड में डालेंगे। मशीनरी अकाउंट 4,000, साथ के साथ बैलेंस शीट में अपडेट कर देंगे मशीनरी 76,000। उसके बाद लिखा है स्टॉक हो गया बेटा 10,000 का और बैलेंस शीट में स्टॉक लिखा हुआ है 14,000। तो स्टॉक की वैल्यू भी 4,000 कम हो गई। रीवैल्यूएशन अकाउंट के DR साइड में आएंगे तो स्टॉक अकाउंट 4,000, बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। स्टॉक यहां आ जाएगा 10,000। इसके बाद बेटा लिखा हुआ है गुडविल वॉज वैल्यूड एट 90,000। इसकी हमने करनी है एडजस्टमेंट। इससे पहले हम सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 2.5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स पर हमने 2.5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। डेटर्स देखिए बैलेंस शीट में डेटर्स लिखे हुए हैं 24,000। 24,000 पर 2.5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। इसको रीवैल्यूएशन के DR में लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये आ जाएगा बेटा 600 का। बैलेंस शीट में आते हैं, डेटर्स है हमारे पास 24,000
में से प्रोविजन माइनस कर देंगे 600 रुपीज का, और यहां आ जाएगा 23,400। ओके बेटा, वापस फर्स्ट पॉइंट पे बैक करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000। आप क्वेश्चन में देखिएगा ई रिटायर हो रहा है, और गुडविल की एंट्री क्या होनी चाहिए एक बार देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, वर्किंग नोट जी ई और एफ का जो रेशियो है बेटा वो है 7:2:1। यहां पर ई रिटायर हुआ है। जब बच्चों ई रिटायर हुआ है तो गुडविल की एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी, एक बार देखते हैं। जीज कैपिटल अकाउंट दिया, एफ कैपिटल अकाउंट दिया टू ईज कैपिटल अकाउंट। जीज कैपिटल अकाउंट दिया, एफ कैपिटल अकाउंट दिया टू ईज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप फर्म की गुडविल देखिए, फर्म की गुडविल है 90,000। इसमें से आप ई का शेयर निकालिएगा, ये आ जाता है 2/10। 90,000 इंटू 2/10, और ये आ जाता है स्टूडेंट्स 18,000 का। इस 18,000 को आपने जी और एफ में एडजस्ट करना है, ठीक है। और किस रेशियो में एडजस्ट करना है बेटा, सबसे पहले आप ये देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमको न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो न्यू रेशियो है जी और एफ की, वो हो जानी चाहिए हमारे पास 7:1, और यही हमारी हो जानी चाहिए गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 18,000 है बेटा, इसको 7:1 में हमने जी और एफ में एडजस्ट करना। देखते हैं बेटा ये कितना आता है। ये आ जाता है स्टूडेंट्स 15,750 और 2,250। ओके, ये इस 18,000 को हमने 7:1 जो हमारी गेनिंग रेशियो है उसमें हमने एडजस्ट कर दिया जी और एफ में। राइट स्टूडेंट्स, आ जाइए जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इस एंट्री की पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। सबसे पहले ई के सीआर में करना है हमने। ई के सीआर में हम क्या लिखते हैं, बाय जीस कैपिटल बाय एफ कैपिटल। ये आ जाता है बच्चों 15,750 और 2,250। इसकी हमको क्रॉस एंट्री भी करनी है। जी और एफ के डीआर में आते हैं और यहां लिखते हैं टू ईज कैपिटल 15,750 एंड 2,250। ठीक है बेटा, तो अब देखिए आप पॉइंट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट, नेट अमाउंट पेबल टू ई वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो ई को पैसे देने हैं, वो उसके लोन में ट्रांसफर करने हैं। और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी 2,40,000 व्हिच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इशू बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इन दोनों पॉइंट्स को करने से पहले हम जरा पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को फाइनल कर लेते हैं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट देखिएगा, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में देखेंगे टोटल आपका आ रहा है 68,000 और डीआर का टोटल कम है, डीआर का टोटल है 8,600। तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को हमने जी ई और एफ तीनों में डिवाइड करना है। देखते हैं बेटा जी, सबसे पहले प्रॉफिट हमारा कितना आता है 68,000 माइनस 8,600, ये आ जाता है 59,400। ठीक है, और सब बच्चों को याद होगा कि जो प्रॉफिट होता है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, हम उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं और वो है 7:2:1। तो 59,400 को 7:2:1 में डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 41580, 11,880, 5,940। ठीक है,
और बच्चों इतना करने के बाद ये जो प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, ये ट्रांसफर करते हैं हम रीवैल्यूएशन, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 41,580, 11,880 और 5,940। ओके, अब जरा पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। लिखा था ई को जो पैसे देने हैं वो ई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो ठीक है बेटा, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें ई के सीआर में से ई का डीआर माइनस करना है। अब ई के सीआर में तो लिखे हैं, वैसे डीआर में कुछ भी नहीं है, सिंपल आप सीआर को प्लस कर देंगे और ये आ जाएगा कि हमने ई के पैसे कितने लोन में ट्रांसफर करने हैं। आइए देखते हैं। 40,000 प्लस 8,000 प्लस 15,750, 2250, 11,880, ये आ जाता है 77,880। ये हमने लोन में ट्रांसफर करने हैं और यहाँ लिख देंगे टू ईज लोन अकाउंट 77,880। ठीक है, इसके बाद बेटा जी हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ओके, लेकिन सबसे पहले इस ई के लोन को हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। लिखिएगा बेटा ईज लोन। अब आप ईज लोन डालने से पहले आप बैलेंस शीट में देखिए, पहले आपको लाइबिलिटी साइड में ई का लोन दिया हुआ है और ई का लोन हमको दिया हुआ है बेटा जी 60,000। अब देखिए 60,000 पहले ही लोन के देने थे, अब 77,880 भी लोन के देने हैं। तो टोटल यहां आ जाता है 60,000 प्लस 77,880 और ये आ जाएगा हमारे पास 1,37,880। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। अब सबसे आखिर पॉइंट वो है कैपिटल का एडजस्टमेंट। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं बेटा जी वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और बेटा अपने स्टेप्स याद करेंगे फटाफट से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था, वही है, कुछ नया नहीं है आज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेगा एडजस्टेड, जो ओल्ड वाली एडजस्टेड कैपिटल है, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल हमको कैलकुलेट करनी है और जी और एफ दोनों की आ जाएगी। कैसे निकालते हैं बेटा ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल, जी के कैपिटल के सीआर में से डीआर माइनस करेंगे। आइए देखते हैं कितना आ जाता है। 1,40,000 प्लस 28,000 प्लस 41,580 माइनस 15,750, ये आ जाता है बच्चों 1,93,830। ठीक है, ऐसे ही एफ का कैलकुलेट करते हैं। 20,000 प्लस 4,000 प्लस 5,940 माइनस 2,250 और ये आ जाता है बेटा जी हमारे पास 27,690। ओके, ये हमारे पास बेटा जी आ गई एडजस्टेड कैपिटल। अगला स्टेप रहता है, ये नंबर 1 हम बोल सकते हैं इसका। नंबर 2 हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2 हम देखिएगा जरा, अभी भी हमने निकाला भी था वैसे। यहां पर देखते हैं ई रिटायर हो गया, तो बचे हैं बेटा जी और एफ, और इनकी जो न्यू रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी 7:1। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं बेटा जी, वो आता है फर्म्स कैपिटल। टॉपिक लास्ट वाला ही है, फर्म की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो कितनी गिवन है चेक करिएगा। पॉइंट नंबर 4 में 2,40,000। ठीक है, और जरा फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एलोकेशन। हमने ये वाली जो फर्म की कैपिटल है इसको हमने जी और एफ दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बेटा जी की कैपिटल कितनी आती है, 2,40,000 इंटू 7/8 और एफ की कैपिटल आती है हमारे पास 2,40,000 इंटू 1/8। ठीक है,
2,40,000 इंटू 7/8 और 2,40,000 इंटू 1/8। यहां पर आ जाता है बेटा जी 2,10,000 और 30,000। ओके, इतना करने के बाद बेटा हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट था वो था सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करना। सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करना। और ये बच्चे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कंपेयर करते हैं कि अब जो कैपिटल है और पहले जो कैपिटल थी दोनों को कंपेयर करते हैं। ये न्यू कैपिटल है, ये न्यू कैपिटल है और वो ओल्ड कैपिटल, कि अब कितनी होनी चाहिए और पहले कितनी थी, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। आइए देखते हैं। जी और एफ, न्यू कैपिटल माइनस, इधर कर देते हैं थोड़ा सा 0.5 सरप्लस और डेफिसिट। जी और एफ, यहां लिखते हैं बच्चों न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल। देखिएगा जरा, न्यू कैपिटल बेटा कितनी है इसकी 2,10,000 और 30,000। अब जरा चेक करिएगा ओल्ड कैपिटल कितनी है हमारे पास 1,93,830 और 27,690। देखते हैं बेटा जी, ये आ जाती है 16,170 और एफ की आ जाती है 2,310। अब जरा देखिएगा दोनों की जो पहली वाली कैपिटल कम है, नई वाली कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों के पैसे हैं ये दोनों के ही डेफिसिट आ गए हैं। और डेफिसिट का मतलब होता है कि दोनों के दोनों को पैसे लेके आने हैं। पैसे लेके आने तो बाय कैश के नाम से लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया भाई कि हमको जो पैसे हैं वो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 2,40,000 which will be adjusted according to the new profit ratio by opening current account। यानी कि जो डिफरेंस है उसको हमने करंट अकाउंट में डालना है। तो अब ये वाला जो करंट अकाउंट, ये जो डिफरेंस है ये कैश में नहीं आएगा, इसको हम डालने वाले हैं करंट अकाउंट के नाम से। तो क्रेडिट साइड में डालते हैं क्योंकि दोनों का डेफिसिट आ रहा है बाय करंट अकाउंट, दोनों के रिस्पेक्टिव करंट अकाउंट में डालना है। और ये आ जाता है 16,170 और 2,310, ठीक है। और बच्चों जो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ रही है निकल के उसको हम लिख देंगे टू बैलेंस 2,10,000 और यहां आ जाता है 30,000, ठीक है बेटा। ऑलमोस्ट वही सब कुछ है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय इसके कि जो डिफरेंस है अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह करते तो यहां पे हमने लिखा था बाय कैश अकाउंट, वहां लिखा था कि जो डिफरेंस है उसको कैश के थ्रू एडजस्ट करना है, यानी कुछ कमी होगी तो पैसे लाएंगे, कुछ ज्यादा होंगे तो पैसे ले जाएंगे। लेकिन यहां क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि उस डिफरेंस को हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो हमने करंट अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद बेटा हमको बैलेंस शीट में आना है। अब ये जो दोनों करंट अकाउंट के बैलेंस है, ये जो दोनों करंट अकाउंट के बैलेंस है जो सीआर साइड में आ रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे पास एसेट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। लिखते हैं G's करंट अकाउंट और F's करंट अकाउंट। 16,170, 2,310, ठीक है बेटा जी। अगर ये सीआर साइड में लिखे तो एसेट्स में ट्रांसफर करना है, जब डीआर साइड में लिखा तो हमने लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना है। इसके पीछे भी सिंपल सिंपल लॉजिक है। अगर डीआर साइड में लिखा तो इसका मतलब है कि उनको हमने देने हैं एक तरह से, जैसे कैपिटल यहां आ रही है उसी तरह से करंट अकाउंट, जैसे कैपिटल यहां से लाइबिलिटी में आती है इसी तरह से करंट अकाउंट भी अगर इधर की तरफ है तो वो लाइबिलिटी में आएगा कि हमने उनको पैसे देने हैं। और एसेट्स में लिखने का मतलब है कि हमने उनसे पैसे लेने हैं, ओके। आगे चलते हैं बेटा, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना है, एक बार देखते हैं। कैश हम बेटा
लिखेंगे कितना 90,000, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए मैंने कैश अकाउंट नहीं बनाया। डेटर्स डील कर लिया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई, लाइनरी बिल्डिंग हो गई, करंट अकाउंट आ गया। लाइबिलिटी साइड में आते हैं, क्रेडिटर्स लिखना है बेटा जी 28,000, इसके बाद जनरल हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इक्वल लोन डाल दिया और कैपिटल हमने लिख दी है दोनों पार्टनर्स की, कैपिटल अकाउंट जी और एफ की, दोनों की कैपिटल है स्टूडेंट्स 2,10,000 एंड 30,000। फॉर्म की टोटल कैपिटल आ जाती है 2,40,000। ठीक है, अब जरा टोटल लगाते हैं और देखते हैं दोनों सही का टोटल मैच करता है कि नहीं। ये आ जाता है बेटा जी 405880 का। ऐसे ही बेटा जी एसेट साइड का ये भी आ जाता है स्टूडेंट्स 405880। ठीक है, तो बेटा जी एक आसान सा क्वेश्चन था, अब इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, और बेटा जी इसके बाद हम एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। यस एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक, इट इज क्वेश्चन नंबर 50। एक बार देखते हैं, लीना, मदन एंड नरेश वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3। 31 मार्च 2015 की बेटा हमारे सामने बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज में आप देखिएगा क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कैपिटल लीना, मदन, नरेश की है। एसेट साइड में आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बैंक और डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट के डीआर में जाने वाला है। नीचे लिखा है 31 मार्च 2015 को मदन रिटायर हो रहा है एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स ही हैं। आइए बेटा पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ जाता है स्टूडेंट्स 12,50,000, 8 लाख और 10,50,000। ठीक है बेटा, जो बैंक का बैलेंस है हम उसको ट्रांसफर करते हैं यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ओके स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है, मेक श्योर इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम उसको रीवैल्यूएशन में डील करते हैं। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, एसेट साइड में लिखा हुआ है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करने वाले हैं टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1 लाख, इसको हमने पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो यानी कि 2:2:3 में हमने ट्रांसफर करना है। ये आ जाता है बेटा हमारे पास 28,571, 42,857 और 42,857। राइट, अभी चलते हैं स्टूडेंट्स, इसे देखते हैं बेटा। लिखा हुआ है मदन रिटायर हो रहा है और कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। पहली एडजस्टमेंट है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,40,000 से इंक्रीज हो गई, तो इसको हम बेटा लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट
2,40,000। साथ के साथ हम बैलेंस शीट में अपडेट कर देंगे। लैंडेड बिल्डिंग 12,40,000। नेक्स्ट बेटा, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो गई। आइए इसको हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेटा सेट में। टू मशीनरी 50,000 और एसेट साइड में अपडेट कर देते हैं मशीनरी। बैलेंस शीट में लिखिए बेटा 5,50,000 की वैल्यू कम हो गई, तो नाउ द वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल बी 4,50,000। ओके, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर्स एट बुक वैल्यू। ओके, अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है बेटा हमारे पास? रिटायरिंग पार्टनर है हमारे मदन। मदन ने इन्वेस्टमेंट्स का 50% ले लिया है बुक वैल्यू में, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 2 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मदन ने ले लिया है। इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनेगी मदन्स कैपिटल डीआर टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है। साथ के साथ इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। मदन के कैपिटल के डीआर में लिखेंगे यहां पर टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है। अब जहां तक रही बेटा जी बैलेंस शीट की बात, अब बैलेंस शीट में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट आएंगे। अगर इसकी वैल्यू में कोई इंक्रीज डिक्रीज होता तो उसको भी हम कंसिडर करके चलते हैं। फिलहाल कोई चेंज नहीं है, तो हम एसेट साइड में हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स जो बच गए हैं वो बच गए हैं 1 लाख रुपए के। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। एन ओल्ड कस्टमर मोहित whose account was written off as bad debts has promised to pay 7,000 in settlement of his full debt of 10,000। एक कस्टमर मोहित जिसने मेरे पैसे, मतलब जो मेरे पैसे लेके भाग गया था, उसने 10,000 रुपीज का बैड डेट किया था, आज वो हमको 7,000 रुपीज देने के लिए तैयार है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। लेकिन एक बात देखेंगे, ही हैज जस्ट मेड द प्रॉमिस, उसने केवल प्रॉमिस किया कि वो पैसे दे देगा, ठीक है। और यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जिसका कहना यह है कि फ्यूचर इनकम को कभी भी इनकम नहीं मानना है, जबकि फ्यूचर के लॉसेस को आज का लॉसेस मानना है। फ्यूचर की इनकम को तब इनकम मानेंगे जब वो इनकम रिसीव हो जाएगी। सो यहां पर अगर आप देखें तो मोहित ने जस्ट एक प्रॉमिस किया है कि वो 7,000 रुपीज दे देगा। अगर वो दे देता तो हम इसको इनकम मान लेते, लेकिन उसने क्योंकि अभी पैसे नहीं दिए तो हम इसको तब तक इनकम नहीं मान सकते जब तक ये हमको मिल नहीं जाती, ठीक है। तो यानी कि हम इस थर्ड वाले पॉइंट को इग्नोर करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बनाना है 5%। 4 लाख के डेटर है, 5% का प्रोविजन बनाना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहां आ जाता है बेटा जी 20,000। बैलेंस शीट में आते हैं डेटर्स 4 लाख माइनस प्रोविजन 20,000, और यहां आ जाता है बेटा जी हमारे पास 3,80,000, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। सिंपल आप मतलब निकालेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए कम हो गई। पहले क्लोजिंग स्टॉक था 8 लाख का, अब 1 लाख रुपए वैल्यू कम हो गई है, तो 1 लाख रुपीज का हमें हो गया नुकसान। रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। बैलेंस शीट में आएंगे और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अपडेट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारे पास बेटा जी 7 लाख। ओके, अब बेटा जो 6 पॉइंट है उसमें लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 5,60,000। मदन की गुडविल को हमने एडजस्ट करना है इन द अकाउंट्स ऑफ लीना एंड नरेश। लीना एंड नरेश डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2।
न्यू रेशियो भी हमको दिया हुआ है। एंट्री करते हैं बेटा जी इसकी। सबसे पहले गुडविल की हम एंट्री करते हैं। वर्किंग नोट। बेटा अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में देखते हैं कि मदन रिटायर हो रहा है, बचते हैं लीना और नरेश, तो हमारी गुडविल की एंट्री होनी चाहिए लीनास कैपिटल अकाउंट दिया, नरेश कैपिटल दिया टू मदन्स कैपिटल। राइट आ गया। जो पार्टनर बच गए वो डी आर और जो रिटायर हो रहा है वो सी आर। सबसे पहले मदन की गुडविल निकालते हैं। फर्म की गुडविल है 5,60,000। अगर हम तीनों का पहले शेयर देख लेते हैं, लीना, मदन और नरेश का, तो तीनों का और शेयर है हमारे पास 2:2:3। मदन रिटायर हुआ है तो उसका शेयर आ जाएगा 2/7। यहां जाना चाहिए बेटा जी 1,60,000। ठीक है। अब ये जो बेटा मदन की गुडविल है इसको हमने गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। और गेनिंग रेशियो बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लीना और नरेश, इन दोनों की जो बेटा न्यू रेशियो गिवन है दैट इज 3:2। सो यहां पर आ जाना चाहिए 3/5 और यहां पे आना चाहिए 2/5। और इनकी जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 2/7 एंड 3/7। ये आ जाना चाहिए बेटा 11/35 माइनस 1/35। ठीक है। तो बेटा यहां पर देखिए आप, नरेश का आ गया है हमारे पास शेयर माइनस में। ठीक है, नरेश का शेयर बेटा हमारे पास आ गया माइनस में, यानी कि ये कर रहा है सैक्रिफाइस। अब हम नरेश की कैपिटल को भी हम क्रेडिट करने वाले हैं। यहां लिखेंगे टू नरेश कैपिटल। फाइन स्टूडेंट्स, अब सिंपल अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो 5,60,000 की इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5,60,000 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी अमाउंट आएगी उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ये आ जाता है स्टूडेंट्स 1,76,000 और 16,000। ठीक है। तो एक बार जो है एंट्री को ध्यान से देख लीजिएगा। एंट्री हो गई है हमारे पास लीनास कैपिटल अकाउंट डीआर 1,76,000 टू मदन्स कैपिटल 1,60,000 टू नरेश कैपिटल 16,000। ठीक है। अब बेटा इस एंट्री की हम पोस्टिंग करते हैं। आइए, सबसे पहले मदन और नरेश के सीआर में लिखते हैं बाय लीनास कैपिटल। $1,60,000 और 16,000। और लीना की बेटा कैपिटल के डीआर में क्या लिखते हैं हम? टू मदन्स कैपिटल टू नरेश कैपिटल। ये आ जाता है 1,60,000 और 16,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं बेटा पॉइंट नंबर 7 हमको दिया हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 32 लाख which will be in proportion of the new profit sharing ratio amount due to Madan was settled by accepting bill of exchange in favor payable after following। बेटा इन दोनों पॉइंट्स को करने से पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को फाइनल करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ठीक है बेटा जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का अमाउंट है 2,40,000 और डेबिट साइड का हमारे पास है 1,70,000। ठीक है। तो यहां पे बेटा जी प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 70,000 का, जिसको हम लीना, मदन और नरेश तीनों में डिवाइड कर देंगे इनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है। ओल्ड रेशियो बेटा जी 2:2:3। तो यहां पर आ जाता है 20,000
20,000 और 30,000। ठीक है। और बेटा इतना करने के बाद ये जो प्रॉफिट है ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीधा साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 और 30,000। ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गया था, वो ये कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था इसको हमने 2:3 में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 28,571 यहां पे आना था। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद बेटा जी लास्ट पॉइंट देखते हैं, अमाउंट ड्यू टू मदन वो सेटल बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमने मदन को पैसे देने कितने हैं। ठीक है, इसके लिए हम मदन की क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड पहले माइनस करेंगे, और ये आ जाता है 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 20,000 माइनस 28,571 और 1 लाख। यहां आ जाता है बेटा जी 8,51,429। यहां लिखेंगे टू मदन्स लोन अकाउंट, सॉरी हमने बिल एक्सेप्ट किया है तो यहां लिख देंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम बेटा लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म should be 32 lakh in proportion to the new profit sharing ratio। लास्ट स्टेप है बेटा हमको कैपिटल को एडजस्ट करना है। आइए देखते हैं बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं लीना और नरेश की ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल। ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल, और ये कैसे निकलती है बेटा जी, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके। ठीक है, तो पहले लीना की कैपिटल निकालते हैं, 12,50,000 प्लस 20,000 माइनस 28,571 माइनस 1,60,000 और 16,000। ये आ जाता है 10,65,429। ठीक है, ऐसे हम नरेश का कैलकुलेट करते हैं, 10,50,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000 माइनस ये आ जाता है 10,53,143। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है बच्चों लीना और मदन का, ये है 3:2। नेक्स्ट फर्म्स कैपिटल। बच्चों ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 32 लाख, जो नई फर्म की कैपिटल हम चाहते हैं। इसके बाद बेटा हमें करना है एलोकेशन। एलोकेशन देखते हैं लीना का कैपिटल कितना आता है और मदन का कैपिटल, नरेश का कैपिटल कितना आता है। ये आ जाता है 32 लाख इंटू 3/5 और 32 लाख इंटू 2/5, यानी कि 19,20,000 और 12,80,000। ठीक है, और बेटा इतना करने के बाद हम इस कैपिटल को पुरानी कैपिटल से कंपेयर करते हैं ताकि पता चल सके कितना पैसा कौन सा पार्टनर लाएगा या ले जाएगा। तो हम यहां निकालते हैं सरप्लस और डेफिसिट। यहां पर आ जाएगा लीना, मदन, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल।
19,20,000, 12,80,000 में से माइनस करना है हमने, इनकी ओल्ड कैप ले आएंगे 10,65,429 और 10,53,143। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, 19,20,000 माइनस 10,65,429, ये आ जाता है 8,54,571। ये कैपिटल की शॉर्टेज है, तो ये पैसे लेकर आएगा। ऐसी मदन का देखते हैं, 2,26,857, ये भी कैपिटल का शॉर्टेज है, तो ये भी पैसे लेकर आएगा। दोनों का डेफिसिट आ रहा है, तो दोनों पैसे लेकर आएंगे। ठीक है, अब दोनों ही पैसे जो लेके आ रहे हैं, इसका बेटा कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये आ जाता है 8,54,571 और दूसरे का आ जाता है 2,26,857। ठीक है, और जो इनकी नई कैपिटल है बेटा, उसको हम कैपिटल अकाउंट में दिया साइड में लिख देंगे टू बैलेंस शीट। ये आ जाता है बेटा जी 19,20,000 और 12,80,000। ठीक है बेटा जी, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों को फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले लीना और जो नरेश पैसे लेके आ रहे हैं, हम इसको बैंक अकाउंट में डीआर साइड में लिखेंगे टू लीनास कैपिटल टू मदन्स कैपिटल। ये आ जाता है 8,54,571 और 2,26,857। ये दोनों बेटा पैसे लेके आ रहे हैं, इसलिए बैंक के डीआर में, वैसे भी सीआर साइड से डीआर साइड में आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं बैंक का बैलेंस कितना बच रहा है। आइए देखते हैं बेटा जी, 80,000, 8,54,571, 2,26,857, टोटल आ जाता है बेटा जी 116,142,8, 11,61,420। ठीक है, अब बेटा इतना करने के बाद ये जो बैंक का बैलेंस है, ये एसेट साइड में आ जाएगा। यहां पर बैंक 11,61,428। ठीक है, और हमारे पास लास्ट टाइम बेटा बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना। आइए चेक करते हैं एक चीज। सबसे पहले बेटा लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दिया है, मशीनरी लिख दिया है, फर्नीचर आ जाएगा बच्चों 7 लाख एसेट साइड में, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेटा हमने लिख दिया है, डेटर हमने लिख दिया है, स्टॉक हमने लिख दिया है, बैंक आ गया, बाकी सब चीजें हमारे पास एसेट्स में आ गई हैं। ठीक है, आते हैं बेटा जी लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स आ जाएंगे बेटा 1,60,000। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा 44,000। अब बच्चों चाहते तो हम ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम बैंक में से माइनस कर सकते हैं कि ये हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, इसको बैंक में से चाहे माइनस कर दीजिए, चाहे आप इसे लायबिलिटी में लिखा दे दीजिए। आगे चलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट ये है बेटा जी 4 लाख। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 76,000। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जो बिल एक्सेप्ट किया था, ये आ जाएगा लाइबिलिटीज में, बीपी 8,51,429 और एट लास्ट हमारे पास आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, लीना और नरेश का।
19,20,000 और 12,80,000। ठीक है, और एट द लास्ट बेटा दोनों साइड का टोटल हमारा मैच करना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल बेटा आ जाता है 4,47,31,429। ऐसी एसेट साइड का टोटल टैली करते हैं 12,40,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 7 लाख 11,61,428 और 7 लाख। ठीक है, ये आ जाता है बेटा जी 7,31,428 आ रहा है बेटा। यहाँ पर हमने एक कहीं मिस्टेक की है। यहाँ पर बेटा अगर हम यहाँ पर 1 या 2 रुपये लिख देते तो हमारा ये ओके हो जाता। यहाँ पे मान लीजिए हम 2 रुपीज लिख देते तो यहाँ पर हमारे पास 30 आ जाता और सॉरी 28 रुपीज आ जाता और यहाँ पर बीपी हमारे पास 28। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल बेटा हमारा मैच कर रहा है। आई होप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा। उसके अंदर हमारे पास खास बात क्या रहेगी कि जो फर्म की कैपिटल अब तक गिवन होती थी वो गिवन नहीं होगी। तो हम ये कैलकुलेट हम ये सीखेंगे कि अगर हमें फर्म की कैपिटल गिवन ना हो तो वो हम कैसे निकाल कर कैपिटल को एडजस्ट करें। ठीक है,